हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की क्लास में हम अधिगम के दो नए सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत और एक तल रूप क्षेत्र सिद्धांत है। ठीक है, जिसे हम क्षेत्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। इन दो सिद्धांतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है, ये क्या कहता है, इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो आपको याद रखना है, टॉलमैन व हाइजेंस। ठीक है, टॉलमैन व हाइजेंस, ये 1932 के अंदर इन्होंने ये सिद्धांत जो है वो दिया था। ठीक है भाई। और ये जो इनका प्रयोग जो है वो मुख्य तौर पे चूहों पे किया गया था, लेकिन इन्होंने कई प्रयोग जो है वो बंदरों पे भी किए हैं। तो इनका मुख्य प्रयोग जो प्रसिद्ध हुआ, जिसके अंदर ये सिद्धांत सामने निकल करके आया, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, तो ये किस पे प्रयोग किया गया था? ये चूहों पे प्रयोग किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कई बार तो सीधा रेट में यही क्वेश्चन आता है कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, इसके प्रतिपादक कौन है। तो आपको याद रखना है, टॉलमैन है। ठीक है, और उसके सहयोगकर्ता कौन थे? उसके साथ हाजिंग्स थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको बात याद रखनी है, इसकी पुस्तक एक बहुत चर्चित रही, पर्पज बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। ठीक है, ये बात पुस्तक इसकी आपको याद रख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके उपनाम। उपनाम क्या क्या है वो आप देखिए। तो इसको हम चिन्ह स्वरूप सिद्धांत भी कहते हैं, इसे अव्यक्त अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, आपको ध्यान रखना है। ये इसके प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। उसके बाद है हमारे पास उद्देश्यात्मक व्यवहार का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत जो है, इसके हम देखेंगे कि इसके ये नाम क्यों रखे गए। ठीक है, उद्देश्यात्मक मतलब उद्देश्य से संबंधित है। कोई भी व्यक्ति जब व्यवहार करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य निहित होता है। ठीक है भाई। उसके बाद इसे संभावना अधिगम भी कहते हैं, इसे प्रत्याशात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे ज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस सिद्धांत के उपनाम आपको विशेष तौर पे याद होने चाहिए, क्योंकि कभी एग्जाम में कोई नाम दे देता है, कभी एग्जाम में कोई और नाम दे देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसको इंग्लिश में यदि आप याद रखना चाहो तो इसे हम कहते हैं साइन एंड लेटेंट लर्निंग थ्योरी। साइन एंड लेटेंट लर्निंग थ्योरी, और ये जो है सिद्धांत, इसे SRS थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस। ठीक है, ये इस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, SRS सिद्धांत भी इसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब हम ये समझ लेते हैं कि ये सिद्धांत है क्या। ठीक है, कि प्रयोग जो है वो किस तरीके से चूहों पे किया गया, उस प्रयोग को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉलमैन ने क्या किया, बहुत सारे चूहे लिए और उनके क्या है अलग अलग समूहों में बांट दिया। ठीक है, मान लीजिए उनके 3 समूह बना दिए, समूह फर्स्ट, समूह सेकंड और समूह थर्ड। ठीक है, उसके ऊपर क्या है प्रयोग किए टॉलमैन ने। तो टॉलमैन का प्रयोग क्या है, इन्होंने एक क्या है भूल भुलैया बनाई। भूल भुलैया आप जानते हो, बचपन में आप खेला करते थे। ठीक है, जैसे स्कूल की कॉपी में कई बार आपको ये चित्र जो है मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ से एंटर प्रवेश करने का रास्ता आपको दे रखा होता है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, और इसके बीच की बहुत सारे रास्ते, कोई रास्ता इधर जा रहा होता है, फिर इधर, ठीक है, फिर इधर, ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत सारे ऐसे करके रास्ते आपको दे रखे होते हैं। ठीक है, अभी आपको चित्र दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, भोजन है, और चूहे को इस रास्ते से प्रवेश करवाया जाता है। चूहों के एक समूह को इस रास्ते से प्रवेश करवाते हैं, और जब ये चूहे घूम करके इस पूरे नक्शे, मान लीजिए क्या भूल भुलैया है, इसके अंदर अलग अलग रास्ते हैं, तो मान लीजिए किसी भी एक रास्ते से चूहे जो है वो इधर आते हैं, दूसरी बार फिर से इनको प्रवेश करवाया जाता है, हो सकता है दूसरी बार कोई और रास्ते से जाए। इस तरीके से इनको क्या है बार बार प्रवेश करवाया जाता है। और चूहों के 3 समूह बनाने के पीछे कारण था कि सबसे जो पहला समूह बनाया, इसको क्या है, जब यहाँ से ये चूहा यहाँ तक पहुँच जाता, यानी अपनी मंजिल तक पहुँच जाता, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता, तब उसको क्या है पुनर्बलन के रूप में उसको भोजन मिलता था। ठीक है भाई, पुनर्बलन के रूप में क्या है एक वाले को भोजन मिला करता था। जो दूसरा समूह था उसे कभी भी भोजन दिया ही नहीं गया। ठीक है, और जो तीसरा समूह है, ठीक है, तीसरा समूह है, उसे क्या है, जब उसे क्या है 10 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया गया, उसे 11वें दिन या 12वें दिन भोजन जो है वो दिया गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझिएगा कि पहले समूह को जब भी ये इधर जाते हैं, रोज ही इनको क्या है आगे अपने मंजिल तक पहुंचने पे क्या है भोजन दिया जाता है पुनर्बलन के रूप में। दूसरे समूह को कभी भी भोजन दिया ही नहीं जाता। ठीक है, वैसे ही उनसे यहाँ पे दौड़ करवाई जाती है, इधर उनको गंतव्य मंजिल तक लाया जाता है। तीसरे में क्या है, जब इनको पहले तो भोजन नहीं दिया जाता, लेकिन जब 10वें दिन, ये प्रयोग जो है लगभग 17 दिन तक इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इस प्रयोग के अंतर्गत इन्होंने देखा, एक दिन क्या किया
कि पहले जो चूहे थे जिनको पहले बार भोजन दिया जा रहा था, ठीक है, प्रत्येक पहले समूह वाले यानी इसको जब भी ये यहाँ पर पहुँचता तभी उसे भोजन मिलता, यानी हर एक बार उसे भोजन मिलता। तो वो चूहे जो थे उनकी गति धीरे धीरे कम होने लगी, उनकी गति धीरे धीरे कम होने लगी, उनको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगने लगा, यानी वो इंटरेस्ट अपना खो रहे थे, ठीक है। उनको पता था आगे जाके भोजन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते हैं। तो वो भोजन तक पहुँचने में थोड़ा सा ज़्यादा समय ले रहे थे। और ये दूसरे वाले तो इधर उधर घूम के अपनी मर्जी से ही जाया करते थे। और तीसरे वाले जिनको पहले 10 दिन तो भोजन नहीं दिया गया, लेकिन 11वें दिन जब इन्हें भोजन दिया गया, 11वें दिन जब यहाँ पे भोजन रखा गया, इन चूहों को पता चला, तो इनके सामने एक उद्देश्य था कि यहाँ पे भोजन है। तो ये चूहे जो हैं फटाक से यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है, जल्दी से पहुँच गए। तो सबसे जल्दी जो पहुँचे वो 3 नंबर समूह वाले थे, 3 नंबर समूह वाले चूहे थे। अब इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकाला? टॉलमैन ने कहा कि यदि हमें क्या है पुनर्बलन देना है, यदि हमें किसी भी व्यक्ति को पुनर्बलन देना है तो उसे रेगुलर पुनर्बलन मत दीजिए। आप क्या है रोज उसे जब भी कोई काम करे छोटा मोटा तब उसे पुनर्बलन दे दो, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, उसका अधिगम करने का जो स्तर है धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। तो दूसरा है कि आप ऐसा भी मत करो कि उसे कोई भी पुनर्बलन दो ही मत, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, आप उसे कोई पुनर्बलन भी नहीं दे रहे, ठीक है, कोई भी पुनर्बलन नहीं दे रहे, तब भी सीखने की गति उतनी अच्छी नहीं होगी, सीखना उतना स्थायी नहीं होने वाला, ठीक है। तीसरी कंडीशन इन्होंने बताई कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरी कंडीशन, कि तीसरी कंडीशन में अंदर क्या है कि आप क्या है हर एक प्रतिक्रिया पे, यानी आपको प्रत्येक प्रतिक्रिया पे आपको पुनर्बलन नहीं देना, आप क्या है बीच बीच में कहीं आप क्या है कहीं कहीं आप पुनर्बलन दे दो, ठीक है, जब जिसकी जरूरत महसूस हो तभी आप क्या है पुनर्बलन दो, ठीक है। और यहाँ पे ये चूहे जो है वो जल्दी पहुँच गए। तो इसने टॉलमैन ने क्या किया, इसने बताया कि जो चूहे तीसरे नंबर वाले चूहे थे ये अधिगम तो पहले कर रहे थे, यहाँ तक पहुँच तो रहे थे, लेकिन सबसे पहले क्या है फर्स्ट नंबर समूह वाले पहुँच रहे थे, यानी 1 नंबर समूह वाले पहुँच रहे थे। लेकिन उससे भी 10वें दिन क्या है जब उनके सामने तीसरे समूह के सामने भोजन रखा गया तो वो पहले समूह की अपेक्षा जल्दी पहुंच रहे थे, ठीक है। तो इससे इसने निष्कर्ष निकाला, टॉलमैन ने बताया कि अब क्या है तीसरे जो समूह है वो सीख तो रहे थे, पहले से सीख रहे थे, ये जो इसके सामने वातावरण था ये इस वातावरण में संकेतों को अपने दिमाग में सेट कर रहे थे, ये अपने रास्ते को अपने दिमाग में क्या है सेट कर रहे थे। और धीरे धीरे इनके दिमाग में ये जो सारा मैप है, ठीक है, ये इनके दिमाग में क्या है अच्छे से क्लियर हो गया। और जब इन्हें क्या है 11वें दिन भोजन दिया गया तो ये उसी मैप का उपयोग करते हुए जल्दी से यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लेकिन बाकी के जो हैं वो मैप उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया बाकी की अपेक्षा, ठीक है भी। तो इस मैप को इसने कहा कॉग्निटिव मैप, ठीक है, यानी सीखने की प्रक्रिया में प्राणी संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का संज्ञान विकसित करता है, यानी इसके सामने जो भी परिस्थितियां आती वो उसके प्रति क्या है एक कॉग्निटिव मैप अपने दिमाग में बनाता है। कि कॉग्निटिव मैप का मतलब क्या होता है कि उसे क्या है संकेतों के द्वारा, ठीक है, उसे जब भी संकेत मिलेगा कि मुझे कोई ना कोई यहाँ पे पुनर्बलन मिलने वाला है तो उसके दिमाग में ढांचा बनेगा कि ये मुझे पुनर्बलन चाहिए, मुझे इसको किसी भी तरीके से हासिल करना है। तो इस तरीके से अधिगम जो है वो ज़्यादा स्थायी होगा, जल्दी होगा, तेज गति से होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं कॉग्निटिव मैप कहते हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया में प्राणी संपूर्ण उद्दीपक परिस्थिति का संज्ञान विकसित कर लेता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि इसके माइंड में क्या है संज्ञान विकसित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं कॉग्निटिव मैप कहते हैं, या फिर संज्ञानात्मक नक्शा कहते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं संज्ञानात्मक नक्शा, संज्ञानात्मक नक्शा, ठीक है। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कॉग्निटिव मैप जो अवधारणा है वो किसने प्रस्तुत की, तो ये अवधारणा जो है वो टॉलमैन ने प्रस्तुत की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद है ये आपको चित्र जो है वो समझ में आया होगा। अभी आपको चूहे द्वारा किए गए प्रयोग का भूल भुलैया का जो चित्र था वो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अब हम चलिए भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसमें जो इसे हम और किस किस नाम से जानते हैं जो आपको याद रखना है। तो इसे हम अनुवादी अप्रोच भी कहते हैं या एकीकृत अप्रोच भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए अनुवादी अप्रोच या फिर एकीकृत अप्रोच किसके द्वारा दी गई तो आपको बताना टॉलमैन, और किससे संबंधित है चिन्ह अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। उसके बाद ये आपको 2-3 और पॉइंट याद रखने हैं कि इसने बताया कि व्यवहार वातावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है, यानी व्यवहार जो है वो बाह्य जो वातावरणीय उद्दीपक है उससे क्या है प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा में जा रहे हो, यदि उसमें आप जो भी सामग्री
आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहते हो, उससे संबंधित आप यदि मॉडल लेकर के जाते हो, उसके संकेत लेकर के जाते हो, पहले आप संकेत देते हो कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो उस समय अधिगम जो है वो ज़्यादा स्थायी होगा। ठीक है। यदि आप किसी भी टॉपिक को बिना शीर्षक बताए, बिना उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिए, बिना उसके बारे में बच्चों में रुचि उत्पन्न किए, यदि आप कोई टॉपिक वैसे ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे तो बच्चे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, शिक्षक को कक्षा में पाठ्यक्रम सिखाते समय छात्र के वातावरण को सुनियोजित रखना चाहिए ताकि वातावरणीय चिन्हों द्वारा आसानी से अधिगम हो सके। ये बात मैंने आपको बता दी कि कक्षा का वातावरण एक क्या है, अनुरूप होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो एक क्या है, उसमें ऐसे उद्दीपक होने चाहिए जो छात्र को पढ़ने के प्रति क्या है, प्रेरित कर सके। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए आप क्या है, बच्चों को कहते हो, मान लीजिए आपकी कक्षा में आप कहीं पे पढ़ा रहे हो, उसमें बहुत सारे बालक हैं, आप कहते हो कि आज कविता, मान लीजिए आप बच्चों से कविता सुनने चाहते हो और बच्चों से आप कहते हो कि आज आप में से कौन कविता सुनाने वाला है, कौन कौन कविता सुनाएगा, अपने हाथ खड़े कर लो। तो वहाँ से क्या है, 2-3 बच्चे आप हाथ खड़े करेंगे जो कविता सुनाना वास्तव में चाहते हैं। लेकिन यदि आप ये कहते हो कि आज जो कविता सुनाएगा उसे हम क्या है, बहुत बेहतरीन इनाम देंगे, और इनाम के तौर पे आप क्या है, कुछ भी, उसको ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, कॉपी हो सकती है, कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके से उनसे पूछोगे, अब आप हाथ खड़े करो कि कौन कौन जो इनाम प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो आप देखिएगा क्लास के अधिकतर बच्चे जो हैं वो अपना हाथ ऊपर करेंगे, खड़ा करेंगे। ठीक है, ताकि वो इनाम को हासिल कर सकें। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है, हमें बाहरी वातावरण उद्दीपकों का हमें सहारा लेना पड़ता है। पुनर्बलन जब उसकी जरूरत हो तभी हमें क्या है, देना पड़ता है, तभी अधिगम जो है वो स्थायी होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। प्रत्येक प्रतिक्रिया पे आपको पुनर्बलन नहीं देना कि किसी ने छोटा मोटा काम किया आप उसको भी पुनर्बलन दे रहे हो। ठीक है, और किसी ने बढ़िया काम किया उसको भी आप पुनर्बलन वैसा ही दे रहे हो, तो फिर वो सोचेगा कि इसने तो कम ही किया है तो मैं भी कम ही करूंगा तो मुझे भी उतना मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे के माइंड में संज्ञानात्मक संज्ञान जो है विकसित नहीं होता अच्छे तरीके से। तो हमें पुनर्बलन जब आवश्यकता हो बीच बीच में गैप दे करके देना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास क्या है, टॉलमैन का सिद्धांत, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, प्रत्याशा का सिद्धांत। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत क्या होता है, जैसे चूहे जो है वो यहाँ पे तीसरे नंबर समूह वाले चूहे 10वें 11वें दिन क्या है, यहाँ पे आसानी से पहुंच रहे थे, तो इनका मानना था कि ये अधिगम तो कर चुके होते हैं। ठीक है, ये अधिगम तो पहले 10 दिन में कर चुके थे क्योंकि उनको रास्ता तो पहले ही पता चल गया। लेकिन वो अधिगम जो है व्यक्त कब हुआ, वो व्यक्त हुआ 11वें दिन जब उनके सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो वो अधिगम जो है वो व्यक्त कब होगा, वो अव्यक्त अधिगम है। तो जब हम उनका टेस्ट लेंगे तभी वो अधिगम जो है वो क्या हो पाएगा, व्यक्त हो पाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इसलिए इसे क्या है, लुप्त अधिगम या फिर अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही हमें याद रखना है, बाकी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको ये बातें पता है, आपको जो इसका सिद्धांत है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सिद्धांत किस ऑब्जेक्टिव से, किस उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तलरूप क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत या तलरूप क्षेत्रीय सिद्धांत क्या होता है, इसे पहले इसके प्रतिपादक हम पढ़ लेते हैं। प्रतिपादक इसके कौन है, तो इसके प्रतिपादक जो है वो कूट लेविन है। ये रसायन शास्त्री थे, ये रसायन शास्त्री हैं, कूट लेविन ने ये सिद्धांत दिया था। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अपने जो व्यक्ति का व्यवहार है वो क्या है, व्यक्ति और उसके वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, तो एक बार क्या है, रीट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन कहता है कि वातावरण व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति और उसके वातावरण के गुणनफल के रूप में होता है। ठीक है भाई, तो ऐसा किसने बताया था, ऐसा हमें कूट लेविन ने बताया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कूट लेविन क्या मानता है कि व्यक्ति जो है वो वातावरण से अंतःक्रिया के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, सीखता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इन्होंने क्या किया, एक क्या है समीकरण कह लीजिए दी हमें, बी फॉर बिहेवियर है यानी व्यवहार बराबर क्या है, फील्ड, यानी ये किसका फील्ड है, तो ये क्या है, पर्सन जो यानी व्यक्ति है, और उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी वातावरण, यानी व्यक्ति का व्यवहार जो है वो किस किस का फैक्टर होता है, तो व्यक्ति और वातावरण के गुणनफल का फैक्टर होता है, फील्ड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसे क्या है, फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए भाई, इसके अंदर जो है वेक्टर्स, इन्होंने वेक्टर जो है, वेक्टर सिद्धांत, इसे वेक्टर सिद्धांत भी कहते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो वेक्टर्स है या सदिश सिद्धांत,
सदिश जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, ठीक है, और तरल या टोपोलॉजी, ये भी क्या है, मैथ्स की अवधारणा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वेक्टर्स जो है ये क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं वेक्टर्स, एक तो आकर्षण और एक क्या है, विकर्षण, ठीक है। अभी आपको इस डायग्राम के द्वारा हम समझाएंगे ये क्या होते हैं। उसके बाद हमें ये ध्यान भी रखना है कि अवधारणाएं, इन्होंने 3 अवधारणाएं दी अपने सिद्धांत से संबंधित। एक तो जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार, जिसे हम लाइफ स्पेस भी कहते हैं। दूसरा क्या है, वेक्टर्स ए वैलेंस, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास तल रूप या फिर टोपोलॉजी, ठीक है। ये 3 अवधारणाएं किससे संबंधित हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवन विस्तार जो है वो किस सिद्धांत से संबंधित है, तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत से, ठीक है। वेक्टर्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, कूट लेविन ने प्रस्तुत की, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो 2nd ग्रेड तक भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक है हमारे पास प्लेस लर्निंग की अवधारणा, किसने दी थी अवधारणा, तो ये भी अवधारणा जो है वो क्षेत्रीय सिद्धांत के द्वारा कूट लेविन ने हमारे सामने रखी थी। उसके बाद कुछ और बातें आपको याद रखनी है इस सिद्धांत से महत्वपूर्ण। अभी हम इस डायग्राम को समझना है, यदि ये हमें डायग्राम समझ में आ जाता है तो मान लीजिए पूरा सिद्धांत हमें समझ में आ गया। उसके बाद सापेक्षिक सामाजिक मनोविज्ञान, ये सापेक्षिक शब्द तीनों के लिए इसके आगे लिखा हुआ है। तो सापेक्षिक सामाजिक मनोविज्ञान आपसे पूछा जाए सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो तब भी आपको क्या है, कूट लेविन का नाम बताना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए सापेक्षिक संगठनात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है, तब भी आपको क्या है, कूट लेविन का नाम लगाना है। और सापेक्षिक समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आपको क्या है, कूट लेविन का नाम बताना है, ठीक है भाई। ये तीनों सापेक्षिक शब्द जो है वो तीनों के आगे लगा दीजिए, और इसके प्रतिपादक कौन रहे होंगे, कूट लेविन, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इस सिद्धांत का प्रतिपादन सहचर्या सिद्धांत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। जो सहचर्या सिद्धांत, ठीक है भाई, सहचर्या सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में क्या है, इस सिद्धांत का जन्म हुआ था। उसको क्या है, प्रतिक्रिया, जो प्रतिक्रिया का मतलब क्या है, यानी इन्होंने सहचर्या सिद्धांत का खंडन किया था, ठीक है, इसने खंडन किया था, कूट लेविन ने किया था। उसके बाद प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत से इसका विकास माना जाता है। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, प्रत्यक्षीकरण यानी जो सामने वस्तु रखी होती है प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी चीज को जानना समझना, वो प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत के अंदर आता है। तो प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण सिद्धांत से इसका विकास जो है माना जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार कि इस सिद्धांत का सहचर्या सिद्धांत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो आपको याद रखना है क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, कूट लेविन ने दिया। अब देखिए भाई, ये डायग्राम यदि हम समझ लेते हैं तो मान लीजिए आप ये तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत आपकी समझ में पूरी तरह से आ चुका है। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति, यहाँ पे आप P फॉर व्यक्ति है, ये मान लीजिए ऊपर वाला गोला जो है ये हमने कोई व्यक्ति है इसके अंदर, और इस व्यक्ति को क्या है, कोई ना कोई आवश्यकता है, क्योंकि ये किसी ना किसी उद्देश्य जब होगा तभी व्यक्ति व्यवहार करेगा, ठीक है भाई, उसके प्रतिक्रिया तभी देगा वो, ठीक है। तो मान लीजिए इसे कोई आवश्यकता हो रही है, ठीक है, या फिर इसके अंदर एबिलिटीज है, ठीक है, यानी योग्यता है, इसके अंदर आवश्यकताएं हैं, योग्यताएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, ठीक है। व्यक्ति जैसे मान लीजिए कोई भी हो सकता है, जैसे आप हो, ठीक है, आपको क्या है, टीचर बनना अभी आपकी क्या है, आवश्यकता है, ठीक है भाई, ताकि आप क्या है वहाँ से आपको संतुष्टि मिल सके, या फिर आप वहाँ से कुछ अर्न कर पाओ, कुछ भी आप मानिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या है, कुछ ना कुछ नीड है, नीड क्या है, आपको टीचर बनना है, ठीक है, आपके अंदर टीचर बनने की एबिलिटी भी है, योग्यता भी है कि आप बन सकते हो, ठीक है। तब आपको क्या है, अंदर से अभिप्रेरणा मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या है, ये वेक्टर आपको पुश करेंगे। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक शक्ति होता है। वेक्टर को यदि यहाँ पे हिंदी वर्ड हम इसके समानार्थी शब्द लिखें तो शक्ति होता है, यानी आपको अंदर से एक शक्ति प्रेरित करेगी, ठीक है भाई, आपको एक शक्ति जो है वो प्रेरित करेगी। और वो शक्ति जो है, वो वेक्टर जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो क्या है, आपको डीमोटिवेट कर सकता है, एक आपको मोटिवेट कर सकता है। किस तरीके से, वो आपके वातावरण के आसपास का जो वातावरण है उस पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपके आसपास का वातावरण है कि ऐसा वातावरण मान लीजिए बना हुआ है जहाँ का कोई भी, आप मान लीजिए आपके गांव में कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना ही नहीं चाहता, वो अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है और कहते हैं भाई नौकरी नहीं करनी, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट है, नौकरी मिलती नहीं है किसी को। तो इस तरीके के माहौल में तो वो हमें डीमोटिवेट करेंगे, वो हमें अपने गोल तक पहुंचने, अपने लक्ष्य तक पहुंचने, अपने क्या है, हमारे पास जो रीजन है उसको पूरा करने के पीछे उसके क्या है, प्रतिद्वंदी साबित होंगे, ठीक है भाई। यानी ये नेगेटिव हमारे पास क्या है, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में लाएंगे। तो जब भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो हम क्या, लक्ष्य से दूर होंगे, इसको हम कहते हैं विकर्षण शक्ति, ठीक है भाई। यानी आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है, ये आप देखिए, ये क्या है, इसे
इस तरफ ला रहा है, यानी यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, बाधा है, यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, बाधाएं आएंगी। क्योंकि आप जब भी कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो उसके बीच में आपके सामने बाधाएं तो आती हैं। ठीक है, जैसे अभी आप रेट का एग्जाम दिया, आप टीचर बनने वाले थे, रीट 2021 रद्द कर दी। ठीक है, तो एक बैरियर तो ये सबसे बड़ा साबित हो गया, नकल वाला। कुछ लोगों ने नकल की, वो आपकी यह इच्छा के विरुद्ध साबित हुए, यानी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, एक बैरियर साबित हुए। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे आप देखोगे बैरियर अनेक तरह के हो सकते हैं। यहाँ पे बैरियर आएंगे, बाधाएं आएंगी। ठीक है, लेकिन उन बाधाओं को हमें लांघ करके आगे कब पहुंचेंगे, जब हमारे पास क्या है, आकर्षण शक्ति होगी। आकर्षण शक्ति, ठीक है, आकर्षण शक्ति का मतलब क्या है, जो आपको लक्ष्य की ओर लेकर के जाए। ठीक है, जो आपको गोल की ओर लेकर के जाए। वो हो सकता है आपका सेल्फ मोटिवेशन हो, या आसपास का वातावरण ही आपको क्या पुश करेगा। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति है जो जॉब अच्छी कर रहा है, तो आप उसको देख के हो सकता है प्रेरित हो जाओ। ठीक है, या फिर आपके जिस संस्थान में पढ़ते हो वो आपको टीचर मोटिवेट कर दे, या आपके घर वाले मोटिवेट करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो किसके अंदर आते हैं, तो वो वेक्टर्स जो है आकर्षण वेक्टर्स कहलाते हैं, या फिर आकर्षण शक्ति कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये गोल या रीजन लिखा हुआ है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति के अंदर क्या है, नीड होती है, एबिलिटीज होती है किसी भी पर्सन के अंदर, तो फिर उस पर दो तरह के वेक्टर काम करते हैं। एक तो क्या है आकर्षण, और एक क्या है विकर्षण। और यदि आकर्षण शक्ति जो है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा हावी होती है, तो व्यक्ति जो है वो अपने गोल तक आसानी से पहुंच जाता है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उसको पार करके अपने गोल तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन यदि विकर्षण शक्ति हावी हो जाए तो वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता। बैरियर क्या है, उसको रोक देते हैं, बाधाएं उसको रोक लेती हैं, आगे उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। ये सिद्धांत था हमारे पास किसका, तल रूप या क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन आपको किस तरीके से याद रखने, वेक्टर्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, किस सिद्धांत से संबंधित है, कूट-लेविन और क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आपको ये देकर के पूछ सकता है कि B बराबर क्या है, F और ब्रैकेट में P गुणा E, ये जो है समीकरण है, ये किससे संबंधित है, तो भी आपको बताना है कि ये तल रूप क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की, तो ये कूट-लेविन ने प्रस्तुत की। उसके बाद अवधारणा जीवन क्षेत्र या जीवन विस्तार। जीवन विस्तार क्या होता है, ये जो आपने ये गोला बना रखा है ये ऊपर, ठीक है, तो ये पूरा आसपास का वातावरण, यही क्या कहलाता है, इसका लाइफ स्पेस कहलाता है। ठीक है भाई, लाइफ स्पेस कहलाता है। वेक्टर्स और वैलेंस आपको बता ही दिया। ठीक है, और तल रूप, इसे टोपोलॉजी भी कहते हैं। ये भी अवधारणा किसने प्रस्तुत की, कूट-लेविन ने। ठीक है, प्लेस लर्निंग की अवधारणा भी कूट-लेविन ने दी। ठीक है, इस तरीके से ये सारे फैक्ट्स आपको याद रख लेने हैं। उम्मीद है कि ये दोनों सिद्धांत आपको बढ़िया ढंग से क्लियर हुए होंगे, आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि रीट 2022 के लिए, चाहे 3rd ग्रेड के लिए, जो साइकोलॉजी क्लासेस हैं वो हम निःशुल्क अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या है, हम रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स और साइंस का कोर्स जो है वो निःशुल्क इस YouTube चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।